नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीएससी टारगेट 2025। प्री को टारगेटेड है, लेकिन मेंस में भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो काम आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे प्रश्न बनाए जाएं जिससे प्री में आपको बहुत सहूलियत हो जाए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए जाएं ताकि एग्ज़ाम में बहुत अधिक फ़ायदा हो। तो उसी को देखते हुए आज का प्रश्न देखते हैं। ये भी करंट अफेयर में बहुत है, खास करके अभी हम देखेंगे क्यों। तो पहला प्रश्न देखते हैं, चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे आज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जो गठन है, फाउंडेशन हुई है, वो 26 जनवरी 1950 को हुई है, यानी कि जिस दिन भारत का संविधान अपने अस्तित्व में आता है। तो पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन वो रिकमेंडेशन किसकी मानता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। दूसरी स्टेटमेंट है। तीसरी देखते हैं कि ऑन 1 अक्टूबर 1993 द इलेक्शन कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू ए 3-मेंबर बॉडी, कि 1993 में इसे 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। सिंस देन इट्स कंपोजिशन हैज रिमेन्ड द सेम, और वो आज तक वैसी की वैसी चल रही है। चूज दी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? तो इस पर चलते हैं। तो एक एक करके चलते हैं। पहले पॉइंट को देखते हैं कि चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है कि नहीं है। तो देखिए, चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो गठन हुआ है, क्या 26 जनवरी 1950 को हुआ है, या पहले हुआ है, या बाद में हुआ है? तो यहाँ पर थोड़ा सा एक इसमें दिक्कत है कि ये 26 जनवरी ना होकर यहाँ पर ये 25 जनवरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अस्तित्व में आने से एक दिन पहले, जब लागू हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे एक दिन पहले इसका गठन होता है 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को ही मनाया जाता है नेशनल वोटर डे। तो आप इस चीज़ से याद कर सकते हैं इसको कि किस दिन ये नेशनल वोटर्स डे। तो जब ये बनाया गया तब सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सुकुमार सेन के नेतृत्व में यहाँ पर गठन होता है। सुकुमार सेन। तो कुछ प्रश्न हिस्ट्री के भी एक तरीके से लिंक हो जा रहे हैं सुकुमार सेन के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। देखिए, नियुक्ति के लिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रोविजन है वो तो 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में है, ईसीआई ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये आता है पार्ट 15 में। तो वहां पर लिखा गया है केवल कि जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट की अपॉइंट करेगा। तो ये काम चलता रहा, लेकिन कई बार एलिगेशन लगती रही कि सरकार अपनी तरह से कर रही है। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा जाता है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर हो, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, तीनों हो। तो न्यूट्रल करने की कोशिश थी, लेकिन सरकार उसके बाद एक और कानून ले आई 2030 में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट और किस लिए हो रहा है? करंट में है बिल्कुल, क्योंकि जो अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिटायर होने वाले हैं 28 फरवरी के आसपास। राजीव कुमार 28 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। अब वो जो एक एक्ट बना है उसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है, तो ये बहुत करंट में आ जाएगा। तो देखते हैं है क्या। तो पहले क्या होता था कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ वही जो सीनियर मोस्ट होता था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता था। लेकिन अब इस एक्ट के आने के बाद सारा खेल बदल गया है, और जो कॉम्पोजिशन है, जो कमेटी है, वो भी बदल गई है। तो देखिए क्या हुआ है। पहली बार क्या है, जो इलेक्शन होगा चीफ इलेक्शन कमीशन का, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इस एक्ट ने जो 1991 का एक्ट था इलेक्शन कमिश्नर के संबंध में, इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में, उसको रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर क्या प्रोविजन किया गया है? यहाँ पर प्रोविजन किया गया है कि कमेटी तो होगी सिलेक्ट करने की, लेकिन उसमें होंगे प्रधानमंत्री, एक यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम लोकसभा। तो यानी कि
कोर्ट को एक तरीके से बाहर कर दिया गया है और 3 आदमी है तो 2 की मेजोरिटी मानी जाएगी। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट तो एक ही तरफ रहेंगे और रिकमेंडेशन देनी है प्रेसिडेंट को, वो ऑब्वियस बात है कि लगभग प्रेसिडेंट का उसी सरकार ने चुना होता है। तो यहाँ पर ये सारा एक इशू बन गया है। और उसके अलावा भी एक और चीज़ है कि जो नाम जाने, वहाँ पर 5 नाम जाने हैं, जो 5 नाम जाएंगे उसको चुनेगा कौन? उसको लॉ मिनिस्ट्री चुनेगी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एक 5 नामों को चुनेगी, फिर वहाँ पर रिकमेंड करेगी, फिर उसमें से वो चुनेंगे। ऐसा भी नहीं है, वहाँ पर वो 3 आदमी बैठ के, खास करके प्रधानमंत्री और यूनियन कैबिनेट किसी और को भी चुन सकते हैं। तो अब वो क्राइटेरिया नहीं रह गया कि जो पहले से इलेक्शन कमिश्नर है उसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। कोई भी बन सकता है, कमेटी के बाहर भी जाया जा सकता है। तो सेक्शन 6 और 7 के अकॉर्डिंग तो ये है सिस्टम, लेकिन वहाँ पर ये प्रोविजन भी है किसी और को भी चुना जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 5 क्या कह रहा है कि जो कैंडिडेट होगा पोस्ट का वो कम से कम या तो करंट हो सेक्रेटरी या फॉर्मर सेक्रेटरी लेवल का हो। उसी तरीके से सेक्शन 6 कह रही है कि कमेटी बनाई जाएगी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर होगी, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर जो दूसरी स्टेटमेंट है हमारी वो अब सही नहीं है। वो बीच में सही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उससे पहले भी सही नहीं थी, तो वो स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। अब चलते हैं तीसरी स्टेटमेंट क्या थी उसको देखते हैं। जो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है तो वहाँ पर था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा चाहे तो सरकार कर सकती है, चाहे तो ना रख सकती है। तो 1950 से लेकर 1950 से लेकर ये अक्टूबर 89 तक सिंगल मेंबर बॉडी की तरह काम करता रहा। लेकिन जो 61st अमेंडमेंट हुई थी, जिसके द्वारा जो एज थी वोटर की वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, तो काम बहुत बढ़ गया था। काम बढ़ गया था इसलिए 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पर और अपॉइंट किए गए। लेकिन बाद में उसे फिर से अबॉलिश कर दिया गया 1990 में। और उसके बाद फाइनली जो 1/10/1993 को अपॉइंट किया गया, वो आज तक चला आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या था हमारा। कंसेप्ट हमने समझ लिया सारा। तो ये पहली स्टेटमेंट भी हमारी गलत है क्योंकि यहाँ पर 25 जनवरी आना चाहिए, और दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो नया एक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा, यूनियन कैबिनेट होगा। और तीसरी स्टेटमेंट है कि 1993 में पहली बार 30 मेंबर बॉडी को बनाया गया जब से, तो पहली बार भी नहीं है यहाँ पर, शायद पहली बार नहीं लिखा हुआ, लेकिन पहली बार का ही मतलब है पहली बार किया गया, तो वो 89 में किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन के आ रही है वो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो तीनों ही गलत है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्शन कमीशन के बारे में, क्योंकि ये करंट में चल रहा है। तो चलिए दूसरा, मैगेलन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद द रेफरेंस टू मैगेलन मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यह नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल से प्रक्षेपित पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। इंग्लिश में देख लेते हैं। इट वॉज द फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च्ड बाय नासा फ्रॉम द स्पेस शटल। तो बहुत सारी बातें आ गई इसमें कि एक तो इंटरप्लेनेटरी का क्या मतलब हुआ, स्पेस शटल से क्या मतलब हुआ। ठीक है, दूसरा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन वाज टू इमेज द एंटायर सरफेस ऑफ मरकरी। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, मरकरी के सतह की पूरी मैपिंग करना, यानी कि बुध ग्रह की संपूर्ण सतह की मैपिंग करना। दूसरी स्टेटमेंट है तीसरी, सिंथेटिक अपर्चर रडार वाज यूज्ड टू टेक द इमेजेस ऑफ दिस मिशन। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार को यूज किया गया मैपिंग के लिए। तो 3 स्टेटमेंट है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें से पॉइंट्स है। सबसे पहले चलते हैं कि मैगेलन जो जिसके नाम पर रखा गया वो कौन है। तो मैगेलन जो मिशन का नाम रखा गया वो फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पे रखा गया, जो कि एक पुर्तगाली थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व की एक तरीके से पूरी परिक्रमा की। देखिए ये उनका पूरा रूट लिखा हुआ है। पुर्तगाल से चलते हुए वो यहाँ से चले 1519 से, साउथ अमेरिका से घूमते हुए इधर गए, वापस यहाँ पर पहुँचे,
इधर से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया से फिर वापस ये यहाँ पर जा रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा एक सफ़र किया। लाल वाला जो है वो मैगेलन का है, ब्लू वाला किसी और का है। तो ये कब किया इन्होंने? 1519 से लेकर 22 के बीच में। तो ये भी एक प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहली बार जो विश्व की परिक्रमा है किसने की, तो वो मैगेलन के नेतृत्व में हुई, पुर्तगाली थे, तो इनके नाम पर रखा गया। तो जब ये पहले ऐसे व्यक्ति थे तो मैगेलन भी कुछ ऐसा पहली बार ही कर रहा होगा। तो मैगेलन क्या पहली बार कर रहा है मिशन? तो मैगेलन जो मिशन है ये देखिए पुराना मिशन है, ये लॉन्च किया गया था 4 मई 1989 को। टाइप इसका था ऑर्बिटर, यानी कि कक्षा में वहाँ पर जाएगा, घूमेगा। टारगेट इसका था वीनस, वीनस यानी शुक्र। तो वीनस था, मरकरी नहीं था, तो हमारी एक स्टेटमेंट वहाँ पर गलत हो गई है। इमेज द एंटायर सरफेस ऑफ वीनस, तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? वीनस के पूरे सतह को वहाँ पर क्या करना है, उसको इमेजिंग करनी है वहाँ पर। फर्स्ट भी थे बहुत सारे इसमें। तो फर्स्ट डीप स्पेस प्रोब, देखिए पहली डीप स्पेस प्रोब भी थी ये, लॉन्च्ड बाय स्पेस शटल। स्पेस शटल क्या है? स्पेस शटल ऐसी चीज़ है, रॉकेट नहीं है। रॉकेट तो गया, खत्म हो गया, उसकी सारी स्टेज खत्म हो गई और वो वहाँ पर तबाह हो गया, डेब्रिस बन गया। स्पेस शटल क्या है? जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाती है, वहाँ पर छोड़कर फिर वापस उनको लेकर आती है, तो स्पेस शटल। तो स्पेस शटल के द्वारा ये पहली बार कोई मिशन छोड़ा गया था। डीप स्पेस प्रोब का मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा कहीं पर भी जाना। चाहे मून पर जाए, चाहे वीनस पे जाए, चाहे मरकरी पे जाए, वो डीप स्पेस प्रोब हो जाएगी। और जब अर्थ से अलग कहीं पर भेजा जाएगा किसी चीज़ को, स्पेसक्राफ्ट को, तो वो कहा जाएगा इंटरप्लेनेटरी मिशन। तो ये पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था जो कि स्पेस शटल के द्वारा भेजा गया। समझ रहे हैं ना? पहले भी भेजे गए लेकिन वो रॉकेट से गए, स्पेस शटल से नहीं गए, स्पेस शटल के द्वारा भेजा गया। ये पहला मिशन था जहाँ पर स्पेसक्राफ्ट गया डीप स्पेस प्रोब के लिए। पहला इंटरप्लेनेटरी भी था जो स्पेस शटल के द्वारा। स्पेस शटल का जो नाम था अटलांटिस, अटलांटिस स्पेस शटल के द्वारा। दूसरा, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू इमेज द एंटायर सरफेस ऑफ वीनस। वीनस का भी इसने क्या किया? पूरी मेजर किया इसने सरफेस को। तो चलिए एक आधा और पॉइंट देख लेते हैं। या देखिए हमारे कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पर। तो फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था लॉन्च्ड बाय नासा फ्रॉम द स्पेस शटल, ये एक पॉइंट हमारा सही हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन वाज टू इमेज द एंटायर सरफेस, ये भी हमारा सही हो गया। और है सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो क्या इसने सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज़ किया था? तो देखिए इसने सिंथेटिक अपर्चर रडार ही यूज़ किया था। इस चीज़ को भी देख लेते हैं और वो होता क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। वीनस को ऑर्बिट किया इसने, मैगेलन है, ये सारी चीज़ें। स्पेस शटल अटलांटिस के द्वारा भेजा गया, कैनेडी स्पेस सेंटर से वहाँ पर लॉन्च किया गया। सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम को इसने यूज़ किया, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को। और सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज़ क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसमें एक एरिया है जिसको कहते हैं माइक्रोवेव। तो जो एसआर है ये एक रडार है। रडार जो ये बेस्ड है वो माइक्रोवेव्स के ऊपर है। माइक्रोवेव्स की हाई एनर्जी पल्सेस को ये भेजता है एनर्जी को, और वो एक हाई रेजोल्यूशन इमेज को क्रिएट करती है। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया इस डायग्राम में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो कि ये ऑल वेदर, किसी भी वेदर में यूज़ किया जा सकता है, बादलों को भेज सकता है, डे एंड नाइट, इसको अंधेरे और रोशनी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत हाई क्वालिटी की इमेजेस देगा ये, ऑल वेदर और डे एंड नाइट। तो ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनमें भी अब ये यूज़ हो रहा है। तो इसका एक और फंक्शन है, देखिए हर जगह पर इसका यूज़ है, मिलिट्री में भी यूज़ है, इसका एग्रीकल्चर में यूज़ है, रिसोर्सेज को मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक दिखाया गया है किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दो दिखाए गए हैं। जब ये सैटेलाइट घूम रहा है, स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट पे कोई बहुत फ़र्क नहीं, अगर ऑर्बिटिंग में है वो
तो वो एक तरीके से सैटेलाइट के रूप में ही काम करेगा। तो ये सैटेलाइट है, ये यहाँ पर यहाँ की इमेज ले रहा है, और जब ये यहाँ पर पहुँचा तो फिर से जो इसकी इमेज है ये इस एरिया की, और जब ये वहाँ पर पहुँचेगी तो वो ऐसा कंबाइंड होके पहुँचेगा कि 1 और 2 सेम है, क्योंकि जो इसका अपर्चर है यानी कि जो लेंस है इसका, एक तरीके से कहें जैसे कैमरे का होता है, वो ये है। तो ये ऑब्जेक्ट ए है, इसको ये घूमते घूमते इसको ट्रैक कर रहा है, तो एक ही जगह पर पहुंच रहा है, इसलिए ये हाई रेजोल्यूशन इमेज को क्रिएट करता है। तो ये हो गया सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फिर यहाँ पर तो फिर सारे ही सही हो गए। तो एक हमारा प्रश्न था जिसमें कोई भी सही नहीं था, एक हमारा प्रश्न हो गया जिसमें हमारे सारे ही ऑप्शन सही हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट और अच्छे प्रश्नों के साथ और अच्छे टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।